नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्त सही पढ़ा आपने थंबनेल के ऊपर कि इसके बाद और कुछ नहीं पढ़ना। पता है क्यों? क्योंकि दोस्त आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री सब्जेक्ट का। दोस्तों ऐसे ही मैं और भी सारे सब्जेक्ट क्लियर करवाऊंगा, लेकिन आपको पहले बताना चाहता हूँ मैं कि जो क्वेश्चन मैं आज आपको बता रहा हूँ मैं डीपली समझाऊंगा भी, और प्लीज़ इसको पढ़ने के बाद आपको अच्छे से सिर्फ रिवाइज कर लेना है बस, और कुछ भी नहीं पढ़ना। एग्जाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स लाने की गारंटी ये मनीष वर्मा देता है। आए दोस्तों में शायद आप मेरे चैनल पर नए हो या पहले से ही कनेक्टेड हो तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्त करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। और सबसे पहले जो आपके स्क्रीन पर यह क्वेश्चन है दोस्त, आप देख सकते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि प्राचीन भारतीय इतिहास पर भौगोलिक कारकों के प्रभाव का विवेचन कीजिए। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। यहाँ पे दोस्त कहने का मतलब यह है कि भारतीय इतिहास पर भूगोल का क्या इफेक्ट पड़ा है। आपको फैक्टर्स बताने हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स है। थोड़ा समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त? क्वेश्चन बिना समझे आंसर लिखने की कोशिश मत करना, है ना। यहाँ पे आपको डीपली बताना होगा, पॉइंट्स भी ना दोस्तों पैराग्राफ में बताना होगा। प्लस यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, आपको चीज़ों को समराइज करके चलना है और इसके लिए आपको फैक्ट पता होना चाहिए। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है ये दोस्त, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हो गया ये वाला। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिस्ट्री पे भूगोल का, जियोग्राफी के क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इसके कारक कौन कौन से, आपको वो बताना है। समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र दोस्त, मानव विज्ञान, ये सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से मिले हुए हैं। इसलिए यहाँ पे आपको ये बताना है कि हिस्ट्री के ऊपर जियोग्राफी का भी इफेक्ट पड़ता है। कैसे? जैसे दोस्तों हिस्ट्री के पापा कौन है? हिस्ट्री के पिता किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस। मेरे तो हमेशा याद रखिए, जब आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो सबसे पहले हमेशा परिचय लिखा जाता है। सबसे पहले उस टॉपिक का इंट्रो लिखा जाता है। सबसे पहले इंट्रो के अंदर आपको बेसिक फंडामेंटल जो उस क्वेश्चन का आपको वो बताना होता है। आपको थोड़ा मैं टॉपिक से हटके बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप थोड़े यहाँ पे ना एक्स्ट्रा नॉलेज लेके चलो। हिस्ट्री के पिता हेरोडोटस है, जियोग्राफी के पिता एरिस्टोस्थनीज है। क्या नाम है उनका? एरिस्टोस्थनीज। तो आपको ये याद रखना है, थोड़ा बेसिक बात यहाँ पे हो गया। अब सबसे पहले अगर हम इंट्रो की बात करें तो ये बात कभी मत भूलना कि किसी भी इतिहास के अंदर लोगों का वातावरण, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, उनके कस्टम्स, उनके रहन सहन, उनके खान पान, उनका दोस्तों जीवन यापन का तरीका, कि वो कहाँ से खाते हैं, कहाँ से कमाते हैं, ये सब कुछ एक जगह पे दोस्तों वो रह तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने जियोग्राफी से भी इफेक्टेड है। कैसे? वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ पे एग्रीकल्चर कैसी है, वहाँ पे जो लोग हैं वो किस सीज़न में कौन सा काम करते हैं, वहाँ पे जो लोग अभी जो काम कर रहे हैं वो किस सीज़न के अकॉर्डिंग है। सिंपल बात दोस्त ये है कि जियोग्राफी के बिना इतिहास अधूरा है। आया दोस्त समझ में? इसलिए जब हम जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे या जब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस जगह की जियोग्राफिकल जो हिस्ट्री है उसके बारे में पता होना चाहिए। सिंपल दोस्त ये आपका परिचय हो गया कि किसी भी देश के अंदर उसके इतिहास पर जियोग्राफी यानी कि भूगोल का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भूगोल का मतलब भूमि होता है और उसी भूमि पे इंसान रहा करते हैं। और जो अलग अलग भूमि पे जो इंसान रहते हैं उनके दोस्तों कल्चर्स वगैरह, चाहे भाषा, बोली या रहन सहन का ढंग, दोस्त ये सबका डिफरेंट होता है। इसी को हम डाइवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्त ये तो आपका सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बाद वाला पार्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ बताना है आपको। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, लेकिन जब क्वेश्चन में जियोग्राफी को जोड़ दिया गया तो आपको भारत का थोड़ा जियोग्राफिकल पार्ट पता होना चाहिए, थोड़ा फंडामेंटल जो बेसिक कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए, जो आप इस इंट्रोडक्शन के बाद लिखोगे। क्या है? चलिए थोड़ा हम बात करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि भारत है कहाँ पर। तो दोस्त ये जियोग्राफिकल पार्ट में आ रहा है, इसलिए हमको थोड़ी ये समझने की पड़ेगा ये। अब हम चलते हैं थोड़ा भूगोल के अंदर भारत के। ये थोड़ा फैक्ट मैं कहूँगा, थोड़ा इसको याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। क्या दोस्त, अगर हम भारत की बात करें तो मैंने आपको बताया कि भारत दोस्तों एशिया में आता है और नॉर्थ पोल क्या यानी कि उत्तरी गोलार्ध में आता है। कहाँ पे आता है दोस्त? नॉर्थ पोल में आता है। तो ये तो दोस्त होगी सिंपल बात, है ना। नॉर्थ पोल मतलब हो गया दोस्तों ये पूरा हमारा अर्थ है और भारत इसमें आता है नॉर्थ पोल में, ना कि साउथ पोल में। ठीक है, यहाँ पे बस ये बात जरूर याद रखना आप, ये दोस्त आपकी लाइन होगी कौन सी?
देशांतर रेखा है, ठीक है। एंड ये वाली आपकी लाइन हो गई अक्षांश रेखा है, ठीक है। भारत दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है और इस हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि भारत अगर यहाँ पे है तो भारत की पोजीशन क्या है अक्षांश में और देशांतर में। दोस्त ये थोड़े कंसेप्ट है, अगर 2 लाइन में आपको ये याद हो गया तो समझ में आ जाएगा। याद रखो दोस्त 8 डिग्री 4 मिनट, दोस्तों ये वाला जो साइन है वो मिनट का होता है, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश पर भारत स्थित है, ठीक है दोस्त। अगर हम 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर बात करें दोस्तों, भारत यहाँ पे स्थित है। तो आपको सिर्फ ये 2 लाइन याद रखना है, जो कि दोस्तों जो आप इंट्रो के बाद बताओगे, आप इंट्रोडक्शन के बाद बताओगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था एग्जाम में कैसे लिखना है। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर ले आप एग्जाम में जैसे फॉर्मेट लिखने का होता है। तो इंट्रोडक्शन के बाद आप ये बताना कि भारत एशिया का एक विशाल देश है जो कि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा पर स्थित है। ये अक्षांश रेखा की बात हो गई। अब हम बात करते हैं देशांतर की, जो कहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर पे, यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पे भारत कहाँ है दोस्त स्थित है। यानी कि ये लाइन होगी आपकी देशांतर की और ये लाइन होगी दोस्तों आपकी अक्षांश की। तो 2 लाइन आप ये लिख दोगे, टीचर समझ जाएगा, बच्चे को नॉलेज है। अब दोस्त जैसे आप इतना लिख दोगे तो इसके बाद आप ये बताना है कि भारत एक प्राकृतिक रूप से तीनों तरफ से दोस्त एक कह सकते हो कि सुरक्षित है, क्या है, बहुत सिक्योरिटी से घिरा हुआ है। कैसे, चलिए इसके बारे में बताता हूँ आपको मैं। तो सबसे पहले अगर मैं भारत की बात बताऊँ, मान लो दोस्त ये आपका भारत है भाई, मैप समझ जाना भाई, है ना। और अगर हम बात करें दोस्त, ये आपका वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। क्लियर है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अब मेरे दोस्त हम थोड़ा सा बात करते हैं कि भारत कैसे सुरक्षित है या भारत और विश्व से कैसे अलग है। इसी कारण दोस्तों भारत के इतिहास पे जियोग्राफी का इफेक्ट पड़ता है या फैक्टर से। कौन कैसे, तो भारत के वेस्ट में क्या है, अरब की सागर, ठीक है दोस्त, अरब ओशियन है। भारत के ईस्ट में क्या है, बंगाल की खाड़ी। दोस्त मैं लिखता जाता हूँ ताकि आपको याद भी रहे। अरब सागर यानी कि दोस्तों अरब ओशियन है। एंड ईस्ट में क्या है दोस्त, बंगाल की खाड़ी है। बस याद रखें, मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, अगर मैं आपको रटवा दूँ तो शायद भूल जाओगे, जल्दी से जल्दी भूल जाओगे आप। एंड आपके साउथ में क्या है, भारत के साउथ में क्या है, हिंद महासागर। इसी के नाम पे दोस्त भारत का नाम भी हिंदुस्तान रखा गया था, महासागर। कंसेप्ट क्लियर है। इसको लिखने के बाद आप क्या लिखना है कि भारत हिमालय है ना। भारत जब हिमालय क्षेत्र की हम बात करते हैं तो ऊपर साइड, अगर दोस्तों नॉर्थ की बात करूं मैं तो यहाँ पे भारत क्या आ जाता है, हिमालय, है ना। तो वो दोस्त भारत यहाँ से भी घिरा हुआ, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। दोस्तों इन तीनों से तो दोस्त भारत पूरे पानियों से पूरा घिरा पड़ा है, महासागरों से घिरा पड़ा है, पूरी सुरक्षित है। और इसका फायदा दोस्त भारत को इतिहास में बहुत मिला। क्यों, क्योंकि इन्हीं के द्वारा दोस्त भारत अमेरिका से भी, ऑस्ट्रेलिया से भी, और दोस्त इन्हीं के द्वारा शिप के, पहले दोस्त हवाई जहाज तो होती नहीं थी जो व्यापार कर लिया जाए, तो पहले दोस्त जो ट्रेड हुआ करता था, जो पहले व्यापार हुआ करता था, तो वो इन्हीं के द्वारा हुआ करता था, जिससे भारत के इतिहास पे हम नेचुरली और जियोग्राफिकल इफेक्ट को यहाँ पे पहचान सकते हैं। कंसेप्ट समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दोस्त ये महासागर ऐसे नहीं है भाई, बहुत काम आए भारत के, और इसी कारण दोस्त भारत का इंपॉर्टेंस भी पूरे वर्ल्ड में बढ़ता गया। और नॉर्थ की हम बात करें तो हिमालय की बात करें दोस्त, हिमालय वही पर्वत है भाई, है माउंट एवरेस्ट। दोस्त ये हिमालय जो है इसकी पूरी दोस्त अगर मैं लंबाई की बात करूं तो दोस्तों इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है, हिमालय की लंबाई बता रहा हूं। और अगर दोस्त मैं इसकी चौड़ाई की बात करूं तो दोस्त कहीं ना वो 150 से लेकर 400 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है आपकी वो कितना है, 8848 है। ये आपकी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। तो हम ये चीज समझ सकते हैं। तो सब सोच रहे हैं कि ये हिस्ट्री के अंदर जियोग्राफी क्यों पढ़ रहे हैं हम भाई, क्योंकि क्वेश्चन पूछा ही गया है कि इतिहास पे जियोग्राफी का इफेक्ट पड़ बताओ। तो दोस्त मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है फैक्ट। इस कारण से भारत का इंपॉर्टेंस ज्यादा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और भारत के इतिहास पर जियोग्राफी का बहुत ज्यादा इफेक्ट है। चाहे वो एंशिएंट व्यापार के रूप में, प्राचीन व्यापार में इनका दोस्त काफी यूज रहा। इस इंट्रोडक्शन के बाद आप ये वाले पार्ट आप
ऐड करना दोस्त, जो भी मैंने यहाँ पे समझाया है आपको। मैं इसके आपको नोट्स भी दूंगा, डोंट वरी। अब हम थोड़ा बात करते हैं आगे। जो क्वेश्चन पूछा गया है कि फैक्टर्स बताओ, कारक बताओ, थोड़ा हम बात करते हैं वो फैक्टर्स कौन कौन से। भाई ये आपका मेन टॉपिक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझना। पॉइंट समझ डाला तो लाइव झिंगा लाला है समझ में। सबसे पहले दोस्त हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। ये आपके फैक्टर हैं जो मतलब फिर इफेक्ट पहुंचाते हैं जियोग्राफिकल का, हिस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो ये है फैक्टर्स, ठीक है। सबसे पहले हिंदू कुश पर्वतमाला। दोस्त हिंदू कुश रेंजेस थोड़ी समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। क्या हुआ दोस्त, मैं दोस्त भाई भारत का मैं बनाने नहीं आता मेरे को, मैं दोस्त ऐसे सिंपल बना देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या है दोस्त, हिंदू कुश की अगर मैं बात करूँ तो भारत के साउथ और वेस्ट में कुछ पर्वतमालाएं थी, यानी कि पर्वत थे, बड़े बड़े पर्वत थे जिनको हिंदू कुश कहा जाता था। आया दोस्त समझ में। और इसी हिंदू कुश के क्षेत्र में जो उस समय दोस्तों भारत में आया करता था ये क्षेत्र, बट अब इस समय दोस्त ये अफगानिस्तान में आता है। हुआ क्या दोस्त, उस समय के शासक जैन धर्म और बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा ही प्रभावित थे। और बौद्ध धर्म जैन धर्म से प्रभावित होने के कारण, क्योंकि ये दोनों ही धर्म अहिंसा को प्रमोट करते हैं, ये क्या बोलते हैं कि अनवॉयलेंस, वॉयलेंस मत करो, हिंसा मत करो, खून खराबा मत करो। इसलिए दोस्त यहाँ के शासक जो थे अपने क्षेत्र को बढ़ाने की बजाय सीमित रहे। क्यों? क्योंकि वो इनके विचारों से काफ़ी इफेक्टेड थे। और इस समय दोस्त सिर्फ एक शासक हुआ ऐसा जिसका नाम क्या था, राजेंद्र चोल, जिसने समुद्र पार तक अपने साम्राज्य को बढ़ाया था। इसके सिवाय, जो कि चोल साम्राज्य का वंशज का था ये, इसके सिवा दोस्त कोई भी लिमिटेड रहे, अपने क्षेत्र तक रहे, यानी कि हिंदू कुश पर्वतमाला तक ही लिमिटेड में रहे, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। यहाँ पे क्या है सेकंड पॉइंट के अंदर, जियोग्राफिकल वेरिएशन, यानी कि भौगोलिक विविधता। इसका मतलब क्या हुआ, क्या भारत के अंदर सभी लोग एक तरह के हैं दोस्त? कोई चावल खाता है, सही सुनो जो बता रहा हूँ, क्या होता है दोस्त, कोई चावल खाता है तो कोई गेहूं से बनी रोटी खाता है, यानी दोस्तों गेहूं की आटे की रोटी खाता है। कोई विधवा विवाह को मानता है तो कोई विधवा विवाह को नहीं मानता, यानी कि दोस्तों विडो वगैरह को नहीं मानता है। कोई दोस्तों मांस खाता है तो कोई शाकाहारी है। कहीं कोई दोस्तों किसी में कहीं बहुत सारी जातियां हैं तो किसी में एक जातियां ही नहीं है। कोई एक ईश्वर को मानता है तो कोई अनेक ईश्वर को मानता है। कोई प्राकृतिक की पूजा करता है तो कोई भगवान को ही नहीं मानता है। तो भारत के अंदर शुरुआत से ही और देशों से कई लोग भारत के अंदर दोस्तों आते रहे, और जब वो भारत में आए तो कई नई नई जातियां दोस्तों भारत में आके बसती गई, और नई नई कास्ट वगैरह जो रिलीजन्स वगैरह भारत के अंदर आए, जिसके कारण से भारतीय जियोग्राफिकल जो क्षेत्र है दोस्तों बढ़ता गया। और कहीं ना कहीं बाहर से आने वाले लोगों ने भारतीय संस्कृति में अपने आप को मिला लिया, और दोस्त इसके कारण भारतीय इतिहास में और देशों के जियोग्राफिकल इम्पैक्ट मिल गया। तो हम ये कह सकते हैं कि दोस्त भारत के अंदर विभिन्नता तो है, देख सकते हो आप, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग तरह के मानसून है, मौसम है, और दोस्तों वातावरण के अकॉर्डिंग सब जगह की अलग अलग दोस्तों वेशभूषा, भाषा, रंग चंग, बोल चाल, खाना पीना, सब तरीका अलग है बिल्कुल ही। यही कारण है दोस्त हमारे जियोग्राफिकल इम्पैक्ट का, हर जगह सब कुछ अलग है। इसी कारण से इसको भौगोलिक विविधता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जियोग्राफिकल वेरिएशन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्राकृतिक सुविधाएं, नेचुरल फैसिलिटीज। तो सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैं, आज हमारे सबके फेथ है अपने अपने, हम सबके कुछ ना कुछ विश्वास होता है, चाहे धर्म में हो, रिलीजन्स में हो, सब है। लेकिन क्या होता है पहले के ज़माने में लोग प्राकृतिक यानी कि दोस्तों नेचर का बहुत माना करते थे। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कभी भी बिजली कड़क रही हो, यानी कि मैं बादल हो गए या वर्षा हो गई या भूमि लैंड हो गए, दोस्त लैंड्स वगैरह इन सबकी पहले पूजा की जाती थी। तो उन सभी के लोगों को ये विश्वास था कि जब हम प्राकृतिक की पूजा करेंगे, प्राकृतिक की देखभाल करेंगे दोस्त, तो उनसे हमें फैसिलिटीज़ मिलेगी। इसको ही नेचुरल फैसिलिटीज़ कहा जाता है, और देती नहीं दोस्तों प्राकृतिक हमें। और अगर हम प्राकृतिक के साथ ही खिलवाड़ करेंगे तो कोरोना का मार तो झेलेंगे ही। आया समझ में दोस्त? ये आपका है मेन फैक्टर। तो दोस्त आज हम चाहे खाने पीने का अनाज हो गया है, आपके दोस्तों जड़ी बूटियाँ हो गई, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ हमें नेचुरली मिलता है, ये बात है। नेक्स्ट सभ्यता एवं संस्कृति का विकास, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। भारत के अंदर शुरुआत से ही जो सभ्यता का, सिविलाइजेशन का जो डेवलपमेंट हुआ, और इसी के कारण दोस्तों अलग अलग कल्चर्स है भारत में।
फॉर एग्जाम्पल के लिए बताऊंगा तो सबसे पहले ही स्टार्टिंग में हम वैदिक धर्म की बात करते हैं। जब आर्य लोग, इस पे भी काफ़ी विचार है कि आर्य लोग भारत के ही थे या भारत से बाहर से भारत में आए थे। तो दोस्त उनको भारत का मूल नागरिक कहा जाता था। कुछ लोग उनको ईरान इराक का मानते हैं, लेकिन दोस्त ये तो सच बात है कि आर्य लोग भारत के ही थे, है ना। यहाँ पे बात आती है अब ये कि सभ्यता का विकास भारत में कैसे हुआ। भारत की सबसे पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से ही भारत की सभ्यता की स्टार्टिंग मानी जाती है। और इस सभ्यता के बाद से भारत में अलग अलग तरह के दोस्तों कल्चर्स आना स्टार्ट हुए। अब ये कल्चर अलग अलग जगह पे रहने वाले लोगों की अलग अलग हुआ करती थी। जैसे दोस्त अगर कोई भारत के वेस्ट में रह रहा है तो उसकी अलग कल्चर है, अगर दोस्त भारत के कोई नॉर्थ में है तो उसके अलग कल्चर है, ईस्ट में अलग है और दोस्तों साउथ में अलग है। जैसा कि आज भी आप देख लो, साउथ में अलग है तो दोस्त ईस्ट में अलग है, वेस्ट में अलग है तो दोस्त आपका मतलब कि नॉर्थ में अलग है, सब जगह अलग अलग है। और क्या अगर कल्चर अलग है, भाषाएं अलग है, खाने पीने का तरीका अलग है, तो क्या उनका जो जियोग्राफिकल जो फैक्टर्स हैं क्या वो सेम है या अलग है? सोच के देखो दोस्त। अगर इस समय बता रहा हूँ मैं आपको, इस समय अगर दिल्ली में गर्मी है तो नॉर्थ में दोस्त कहीं जम्मू कश्मीर शिमला के साइड ठंड होती है, ईस्ट में दोस्त आपके मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, वहाँ पे ठंड हो रही होती है। अगर दोस्त यहीं पे अगर बात करें तो टाइम जोन में भी बहुत फ़र्क आ जाता है। जैसे कि दोस्तों गुजरात का टाइम और दोस्तों ईस्ट का टाइम 2 घंटे आगे पीछे चलता है, पता हो तो आपको ये, है ना। तो ये फैक्टर्स तो हैं आपके, जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं ये जो आपको ये बताना है, ठीक है दोस्त। तो इसके अंदर आपको बताना है कैसे पर्वतमाला फैली हुई है, उस पर वहाँ पर रहने वाले लोगों का इफेक्ट पड़ा और दोस्त जो कि बौद्ध धर्म से इफेक्टेड थे। जियोग्राफिकल दोस्त वेरिएशन है, अलग अलग तरह के यहाँ पे लोग हैं एंड प्राकृतिक सुविधाएं हमें मिलती है, प्राकृतिक से ही मिलती है। और दोस्त प्राकृतिक हमारा जियोग्राफिकल का पार्ट है एक। एंड सभ्यता एवं संस्कृति का विकास एक जियोग्राफी के साथ साथ हुआ है। जियोग्राफिकल या सिविलाइजेशन की शुरुआत हम दोस्तों वेस्ट से, भारत के पश्चिम और उत्तर में, क्योंकि दोस्त पूरा हड़प्पा सभ्यता पश्चिम में और उत्तर में ज़्यादातर फैला हुआ था और इसी के बाद दोस्तों भारत की सभ्यता स्टार्ट हुई। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे मेन जियोग्राफिकल फैक्टर्स। दोस्त ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ तो दोस्त आप पूरा एग्जाम्स बना के लिख दोगे। टॉपिक को दोस्त समझा रहा हूँ, रटवा नहीं रहा, क्योंकि भूलता वो है जो रटता है, जो समझता है वो अपने बच्चों तक को पढ़ाता है। हम सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन दोस्त आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो इस क्वेश्चन का कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्रचना या पुनर्निर्माण में विभिन्न पुरातात्विक स्रोतों के महत्व का आकलन कीजिए। यहाँ पे दोस्त एसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस। दोस्त आपको अलग अलग जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस किसके लिए दोस्तों, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। यहाँ पे आपको सिंपल ये बताना है कि भारत की जो प्राचीन इतिहास है उसके पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं। तो याद रहे कि भारत के इतिहास को जानने के यहाँ पे 3 तरीके के स्रोत हैं। कौन कौन से? पहला पुरातात्विक है, पुरानी चीज़ है। दूसरा तो साहित्यिक है, यानी कि स्पिरिचुअलिटी वगैरह, यहाँ पे दोस्त आपके पुस्तक वगैरह ग्रंथ वगैरह आते हैं। नेक्स्ट है आपके दोस्त कौन सा, फॉरेनर्स के जो पुस्तक वगैरह होते हैं जिसको हम वृत्तांत कहते हैं, यानी कि विदेशियों के वृत्तांत। तो दोस्त 3 चीज़ें यहाँ पे। तो हम तीनों में से यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है पुरातात्विक स्रोत के बारे में बताना, यानी पुरानी वस्तुओं के बारे में बताना, जिससे हम इतिहास को जान पाते हैं। तो दोस्त मैं आपको हल्के में तीनों ही समझा देता हूँ ताकि एग्जाम में कोई सा भी आ जाए आप अच्छे से लिख पाओ। ये अपने स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट देख रहे होगे भाई, इसको अगर आप समझ डालें तो भाई पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। देखो तो सबसे पहले इसमें लिखा है पुरातात्विक स्रोत, और दोस्त क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो पुरातात्विक स्रोत में क्या आता है, यानी कि दोस्त आपका जो सिंपल है यहाँ पे कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल जो आपके सोर्सेज है वो कौन कौन से हैं। दोस्त इसमें पता है कॉइन्स वगैरह, मोन्यूमेंट्स वगैरह आते हैं, यानी कि अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, ये सब वगैरह आते हैं। तो यहाँ पे दोस्त आपको सिंपल बताया गया है, सबसे पहले अभिलेख है एक तरफ, देन दूसरी तरफ है आपका सिक्के। तो दोस्त अभिलेख भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि गुहा लेख होता है, गुहा लेख मतलब जो खुदवा के बनाया जाता है, एंड स्तंभ लेख जो खंभे बनाया जाता है, मूर्ति लेख जो मूर्ति पे खुदवाया जाता है, एंड नेक्स्ट है प्रशस्ति दोस्तों जो इलाहाबाद के अंदर बनाया गया प्रशस्ति अभिलेख, एंड नेक्स्ट है ताम्र अभिलेख जो तांबे पे खुदवाया जाता है। दोस्त ये हो गया एक साइड। बाकी सिक्के की बात रही दोस्त, सिक्के जिसको आहत सिक्के भी कहा जाता है। आहत सिक्के का मतलब होता है जब किसी भी सिक्के पे छाप देकर उसके ऊपर दोस्त को पहचान दे दी जाती है ताकि उस समय के शासक को पहचाना जा सके। और दोस्त इस तरीके से हम यानी कि अभिलेखों से और सिक्कों से हम प्राचीन पुरातात्विक इतिहास के बारे में पता लगा सकते हैं, यानी कि आर्कियोलॉजिकल जो हिस्ट्री है इनसे हमें पता लगता है। अगर दोस्त आपने ये चार्ट समझ लिया और ये पॉइंट समझ लिए बस, और कुछ भी नहीं समझना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है,
बाकी दोस्त अगर साहित्यिक स्रोत और यहाँ पे आपका विदेशी यात्रियों के विवरण, जैसे कि दोस्त यहाँ पे मैगजीन्स वगैरह हो गए है ना दोस्त, नेक्स्ट फाइयान हो गए जो चीन वगैरह से आए थे, तो ये भी है। बट क्वेश्चन में पूछा गया ये जो मैंने यहाँ पे आपको दिया है, तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा फोकस करें और ये तीनों को समझ लें। और हाँ एक बात दोस्त और, इन टॉपिक पे यानी कि भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोत या भारतीय इतिहास को कैसे जानते हैं, इस पे दोस्त मैंने जो बच्चे एनयूएस के अंदर हैं क्लास 12th में उनको समझाया है, और यही टॉपिक सेम आपको भी समझना है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ ये सेकंड क्वेश्चन के लिए जो मैं आपको दोस्तों अभी बताया, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना। मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। जो वीडियो बन चुकी है उसको दोबारा बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दोस्त उसको मैंने अच्छे से समझा रखा है वहाँ पर, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पे बात हो गई आपकी सेकंड क्वेश्चन की भी कि इतिहास को कैसे जानते हैं हम। तो अलग अलग यहाँ पे जानने के तरीके हैं, तो इनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। चलिए दोस्त अब आते हैं अपने हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन का कह रहा है कि भारत की पुरापाषाण संस्कृतियों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द, किसके बारे में, पैलेलिथिक कल्चर्स ऑफ इंडिया। पहला आता है पुरापाषाण, फिर पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। आया तो समय पुरापाषाण काल हमारा सबसे पहला एज है जब इंसान क्या करता था दोस्त, मतलब बुद्धि का विकास तक नहीं हुआ था, तो उस समय के काल की ये बात आ रही है। चलिए थोड़ा हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो अगर मैं आपको पूरा पाषाण काल के बारे में बताऊं तो ये एक वैसा काल था जहाँ पे मनुष्य दोस्त, जहाँ पे ह्यूमन बींग जितने भी थे, जिंदा रहना भी उनके लिए काफ़ी मुश्किल था। क्यों? क्योंकि दोस्त यहाँ पे उनके लिए खाने पीने का साधन, रिसोर्सेज ही नहीं था। इसी कारण से यहाँ के लोग क्या करते थे, शिकार करके खाना पीने का अपना जुगाड़ दिया, क्या करते थे, हंटिंग वगैरह करते थे ताकि दोस्त ये खाना पीना अपने कर सके। यहाँ के लोग बोन्स, हड्डियों का यूज क्या करते थे दोस्त, यहाँ पे टूल्स के रूप में हड्डियों से ही बनाया जाता था। कोई भी साधन ऐसा विकसित डेवलप नहीं हुआ था जिसका ये यूज कर सके। बाकी दोस्त ये हड्डियों से ही बनाए गए टूल से शिकार किया करते थे या दोस्तों हंटिंग वगैरह किया करते थे, और उसी से अपना ये फूड बनाया करते थे। तो दोस्त पहले बोन्स, फिर टूल्स बनाते थे, फिर हंटिंग करते थे, देन फिर उससे वो फूड बना के अपना जीवन यापन यानी खाना पीना खाया करते थे। ये तो दोस्त वगैरह खाने वगैरह। यहाँ पे दोस्त बिल्कुल अच्छे से ज़िंदगी का विकास नहीं हुआ अभी तक। अगर बात करते हैं अब, पहले तो ये बात दोस्त ये तो होगी इंट्रोडक्शन का पार्ट। चलिए अब हम बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स है, इसके विशेषताएं हैं। सबसे पहले निवास, के रहते कहाँ पे थे तो स्टार्टिंग में लोग या तो गुफा में रहते थे हैं, या तो दोस्तों पेड़ों पे रहते थे, क्योंकि ये इंसानों का विकास का ही काल माना जाता है। नवपाषाण जो युग है वो 5 लाख ईस्वी पूर्व से 50,000 ईस्वी पूर्व का काल माना जाता है, पहला पॉइंट। देन अगर हम फीचर्स की बात करें तो दोस्त यहाँ पे निवास में लोग गुफे में रहा करते थे, पेड़ के ऊपर रहा करते थे। और दोस्त यहाँ पे लोगों को सबसे बड़ी बात है कि जानवरों से बचना, इसलिए वो गुफा के अंदर रहा करते थे। क्योंकि दोस्तों आग का आविष्कार हुआ नहीं है, आग का आविष्कार तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। तो इस काल के अंदर नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करूँ सामुदायिक जीवन का, तो सामुदायिक यानी कि ग्रुप वगैरह का, ग्रुप निवास के अंदर जहाँ जो उनका रेजिडेंट है, उनका दोस्तों रेजिडेंट के रूप में गुफा और पेड़ वगैरह हुआ करता था। अगर उसमें ग्रुप्स की बात करते हैं, यहाँ पे ग्रुप लाइफ नहीं था। क्यों? क्योंकि दोस्त परिवार, यहाँ पे फैमिली नहीं हुआ करती थी, लोग ऐसे ही रहा करते थे। लेकिन कुछ लोग आपस में मिल के रहा करते थे, और दोस्त इनके मिलकर रहने के कारण ही आगे चलकर परिवार बन गया, और यहीं से आगे चलकर परिवार की शुरुआत हुई। अगर दोस्त मैं व्यवसाय की बात करूँ यानी कि इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था, तो दोस्त यहाँ पे लोग काम धंधा नहीं करते थे, यहाँ के लोग शिकार करते थे और यही इसी से अपना पेट भरते थे। इवन यहाँ तक बताऊँ तो लोगों को इसकी भी जानकारी नहीं थी कि खाना क्या है हमें। उनको जो भी जीव मिल जाए दोस्तों पकड़ के पेला मारा कच्चा खा गए, है ना। कि दोस्तों मध्य पाषाण काल में जब आग की खोजी तब उन्होंने खाना बनाना स्टार्ट किया था स्वादिष्ट लगने के लिए। लिंक पे दोस्त पहले तो कच्चा खा जाया करते थे, वो ये होता था। एंड अगर मैं हथियार की बात करूँ तो हथियार के रूप में अभी मैंने आपको समझाया था ना, वो बोन्स दोस्तों हम मानवों की या जो जानवर होते हैं उनकी हड्डियों को यूज किया करते थे, और उसी से वो अपने टूल्स वगैरह बना लिया करते थे, अपने औजार बनाया करते थे। दोस्त धर्म की बात करूँ तो इनका रिलीजन क्या है, कोई बता सकता है? दोस्त जिन लोगों को ये नहीं पता कि खाना कैसे है, क्या करना है क्या नहीं करना, तो उनको क्या पता कि धर्म क्या होता है। धर्म तो भाई हम इंसानों ने धरती पे आके बांट दिया ना। पहले भाई ऐसा कुछ भी नहीं था, सब एक बराबर थे, सब इक्वल, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा था, सब इक्वल थे। तो इस कंडीशन में दोस्त क्या है
ये कह सकते हैं कि यहाँ के लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे, आसमान को देख के उसी को बस पूज लिया करते थे, भाई वही है हमारा जो भी है तो कभी बिजली कड़कना, कभी दोस्तों कभी कोई बिजली कड़कती थी तो यहाँ के लोग डर जाया करते थे, भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या, जानकारी थी नहीं इतनी। आगे चल के जैसे जानकारी होती गई तो उनको पता चला। अगर मैं स्थान की बात करूँ तो उत्तर पश्चिम में, कहाँ पे, उत्तर एंड पश्चिम में, नॉर्थ और वेस्ट में एक जगह है नाम दोस्त, उसका नाम है सोहन घाटी। इसको दोस्त पूरा पाषाण का एक जगह माना जाता है, किसको, सोहन घाटी को। तो इस तरह के दोस्त ये हो गया हमारे मेन फीचर्स सारे जो मैं आपको बताया, बस पॉइंट में याद रखें। ऐसे अगर अपने पॉइंट भी याद है तो आप इसको बना के भी लिख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, बट आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए सारे, ठीक है दोस्त। अब बात करते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की नवपाषाण संस्कृतियों के क्षेत्रीय वितरण तथा विशिष्ट लक्षणों का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द न्यूलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया। मेरे दोस्तों यहाँ पे न्यूलिथिक कल्चर के बारे में आपको बताना है। क्या बताना है आपको कि नवपाषाण जो संस्कृति है वो किस तरीके से बटा हुआ है और उसके मेन फीचर्स क्या है। तो मैंने आपको बताया कि अभी हमने देखा पूरा पाषाण काल के बारे में, जहाँ पे इंसान का भी कुछ इन्वेंशन भी नहीं हुआ था। एंड जब आगे से दोस्तों जब मध्य पाषाण काल आया तो उसके अंदर आग की खोज हो गई थी, पहिए की खोज हो गई थी। जब दोस्तों आग की खोज हो गई तो इंसान जानवरों से बचने के लिए दोस्तों आग का यूज, फायर का यूज करता। एंड इसी के बाद आगे चल के दोस्त आ गया आपका नवपाषाण काल। ये सबसे मेन काल है इंसानों के युग में, कि दोस्त इस काल में आके इंसानों का बहुत तगड़ा विकास हुआ। कैसे? क्योंकि दोस्त इस काल में इंसानों के जीवन की वास्तविक लाइफ के दोस्तों रियलिटी में जो है ना स्टार्टिंग कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्त यहाँ पे एग्रीकल्चर, कृषि की शुरुआत हुई। यहाँ पे अब औजार दोस्त हड्डियों और लकड़ी के नहीं हैं बल्कि दोस्तों लोहे के हैं। आया तो समझ में? अब यहाँ पे तो लोहे के औजार आ गए तो जंगलों को साफ कर दिया गया बड़े बड़े करके। यहाँ पे दोस्त एग्रीकल्चर बहुत तेजी से हुआ, कृषि बहुत तेजी से हुई। क्यों? क्योंकि दो जनसंख्या जब नवपाषाण काल में आ गए हैं पूरा पाषाण काल से, तो दोस्तों जनसंख्या तो बढ़ती जाएगी ना भाई। इसी कारण से जनसंख्या बढ़ने के कारण ही जंगलों को साफ किया जाने लग गया। जंगलों को साफ करने के कारण ये हुआ कि जंगल भी नुकसान में होने आ गए। अब यहाँ पे दोस्तों धर्म आ गया, लोग बढ़ने लग गए, लोगों की दोस्तों फैसिलिटीज़ अलग अलग हो गई। यहाँ पे जाति का शुरुआत हो गई, धर्म की शुरुआत हुई। एंड दो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये हुआ कि नवपाषाण काल में ही आकर इंसानों के पास वह बुद्धि आई ताकि उसने नई नई चीज़ों का आविष्कार करना, इन्वेंशन करना स्टार्ट किया। दोस्त इसके बाद तो ये हो गई। चलिए अब बात करते हैं इसके मेन फीचर्स की। दोस्त अगर मैं फीचर्स के यहाँ पे बात करूँ कि नवपाषाण काल के फीचर्स मेन क्या है। नवपाषाण काल की शुरुआत लगभग 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास माना जाता है। फीचर्स की हम बात करें तो अभी दोस्त मैंने क्या समझाया आपको, सिंपल समझाया। यहाँ पे तकनीक का, नए नए टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, तकनीक का विकास हुआ। तकनीक मतलब दोस्तों औजार आ गए, यहाँ पे टूल्स आ गए और औजारों को दोस्तों सजा के चमकदार बना दिया गया क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास आ गया था। दोस्त उन औजारों को काफ़ी ज़्यादा नोकीला कर दिया गया क्योंकि पहले के दोस्तों जो औजार थे उनको नोकीला नहीं, पेन ही नहीं किया जा सकता। हड्डी कहाँ से कर पाएंगे भाई। अब लोहे को घिस घिस के पेन नहीं कर दिएगा। कील वगैरह इतने पतले पतले दोस्तों औजार बना सकते थे यहाँ के लोगों को। एंड दोस्त इसी कारण के बाद दोस्त अब आगे आपका कृषि का शुरुआत हुआ। कृषि के बाद अलग अलग तरह के फसलों की जानकारी हुई। एंड दोस्त इसी काल के अंदर लोगों ने क्या किया, व्यापार स्टार्ट कर दिया। आया तो समझ में? तो तकनीक का, औजार का, कृषि का, फसल का, व्यापार का दोस्त ये मैंने आपको इंटरकनेक्शन समझाने की यहाँ पे कोशिश करी है। इसी के बाद दोस्त हम जब आगे चलते हैं तो लोगों ने और अन्य देशों में जाके बसना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या हुआ दोस्त, जब एक जगह के लोग जब दूसरी जगह पे जाके बसते हैं तो दोस्त संस्कृति एक जगह की दूसरी जगह पे फैल जाती है। तो दोस्तों इससे कल्चर फैलना स्टार्ट हुआ। तो नवपाषाण काल के अंदर दोस्त इतने सारे चेंजेस आए, बदलाव आने स्टार्ट हुए और हम कह सकते हैं कि नवपाषाण काल मनुष्य का विकास का और दोस्त बुद्धि का सबसे बड़ा काल माना जाता है। दोस्त यहाँ पे इंसान के बुद्धि का बहुत तगड़े से विकास हुआ था। इंसान दोस्तों बुद्धिमान होने लग गए थे। अब बुद्धि का वो उपयोग कर, अपने माइंड का उपयोग कर रहे थे। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि नवपाषाण काल मेन काल है। तो ये तो भी हमने बात करी फीचर्स की। चलिए अब बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण प्लेसेस कौन से हैं, इसके इम्पोर्टेंट दोस्त जो प्लेस है, महत्वपूर्ण स्थान है वो कौन कौन से हैं। सभी स्थानों में याद रहे कि नवपाषाण काल का जो सबसे पहला प्लेस है, जो सबसे पहला स्थान जो खोजा गया था वो है आपका बलूचिस्तान के अंदर। क्या नाम है उसका? मेहरगढ़। तो दोस्तों बलूचिस्तान में
जो मेहरगढ़ है ये नवपाषाण काल का सबसे पहला स्थान है। उसके बाद दोस्तों जैरिको है, बीगा है, अबू रेथरा है ना। देन दोस्त ये सारे इसके आपके मेन नाम हो गए। तो दोस्त नाम थोड़े जो है इनके नाम जरूर याद रखना, जो कि जैसे वेस्ट में, साउथ में, ईस्ट में। एंड दोस्तों मेहरगढ़ आपका ये वेस्ट में आ जाता है, अब जाके बलूचिस्तान दोस्त पाकिस्तान में हड़प रखा है भाई। तो ये आपका है टोटल एरिया के नाम। चल जाते अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर है आपके। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार एवं नगर योजना की विवेचना कीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस द जियोग्राफिकल एक्सटेंट एंड टाउन प्लानिंग ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो पहले क्वेश्चन ये हो गया। एंड इसके बाद जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो कौन सा क्वेश्चन होगा दोस्त, हड़प्पा सभ्यता के धर्म एवं कला पर विस्तृत लेख लिखिए। एलिबोरेट ऑन द रिलीजन एंड आर्ट ऑफ द हड़प्पन्स, यानी कि दोस्तों हड़प्पन सभ्यता। यहाँ पे दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन जो इसके पहले मैंने बताया आपको और जो मैंने आपको अभी बताया, इन दोनों क्वेश्चन को दोस्त मैंने पहले ही समझा रखा है। क्या आपने उस वीडियो को देखा? मुझे लगता है आपने नहीं देखा होगा। तो दोस्त एक काम करना, इससे पहले मैंने एक वीडियो बताया था आपको कि भारत के जानने के स्रोत वाली एक वीडियो वो हो गई। एंड दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया, यानी टोटल ये 3 क्वेश्चन दोस्त मैंने इसको पहले ही समझा रखा है। तो क्या होगा दोस्त, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या देखो दोस्तों यहाँ पे एक लिंक आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्त आप याद रहे, तो जो मैंने आपको ये वीडियो बताया हड़प्पा सभ्यता वाली दोस्त, आप इसको जरूर देख ले क्लिक करके ऊपर। बाकी जो दोस्त वीडियो है मैंने वीडियो के जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया दोस्त, इसको मैंने पहले ही समझा रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रारंभिक वैदिक काल की राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए। यानी दोस्तों एनालाइज द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड। दोस्तों इस काल के अंदर आपको ये बताना है सबसे पहले कि ये काल है क्या। वैदिक पीरियड दोस्तों कहते हैं किसे, वैदिक काल, जिसमें हमारे चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन तीनों की रचना की गई और इन तीनों के बेस पे हमारा पूरा इकोनॉमिक चलता था दोस्तों, पूरा हमारा समाज, पूरा सोशल स्ट्रक्चर चलता था। लेकिन यहाँ पे बात आना कि ये कब इसकी शुरुआत हुई थी। वैदिक काल की शुरुआत 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल में हमारे चारों वेदों के द्वारा शासन किया जाता था। ये वो काल था जब आर्यों को स्थान, यानी कि दोस्तों ये आर्यों के समय माना जाता है, आर्यों के समय का युग माना जाता है। अब ये आर्य कौन है दोस्तों, इसको लेकर अलग अलग मत, अलग अलग विचार हैं। पहला विचार ये कहता है कि आर्य वो लोग हैं जो मध्य एशिया से भारत में आए थे, पहला विचार ये है। एंड दूसरा विचार ये कहता है कि आर्य वो लोग हैं जो भारत में ही जन्म हुए थे दोस्तों, भारत के ही निवासी हैं। अब क्या है दोस्त, हम तो वहाँ पे गए नहीं हैं देखने के लिए कौन कहाँ के थे, लेकिन तो इतना फैक्ट है कि दोस्त ये भारत के ही निवासी थे, ऐसा दोस्त मैं मानता हूँ। दोस्तों ये कहा जाता है, काफ़ी सारे इसके साक्ष्य मिले, लेकिन फिर भी जो अलग अलग विचार हैं हमें दोस्तों एग्जाम में कंटेंट से लिखना है भाई, है ना, जो एग्जाम्स में हमें क्या क्या बताना है। तो दोस्त आपको सिंपल ये बताना होगा वैदिक काल में क्या है, इसका पीरियड बताओ, देन इसमें क्या क्या होता है, आर्य वगैरह ये बताना पड़ेगा आपको कि वैदिक काल के अंदर ये, और जो चारों वेदों को डिस्क्राइब करना होगा। ऋग्वेद दोस्तों सिंधु घाटी के आसपास जो रहने वाले लोग थे, तो 1500 सालों तक लगा था भाई इसको लिखने में। अब एक बात जरूर याद रखना कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है हमारा, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। इन चारों वेदों के द्वारा उस समय की अर्थव्यवस्था एंड सामाजिक व्यवस्था, दोस्तों अर्थव्यवस्था जो कि कृषि पे आधारित थी और पशुपालन पर बेस्ड थी। ठीक है दोस्त, यानी कि जब स्टोन पीरियड जो था दोस्त, अभी हमने बात की ना स्टोन पीरियड की, किसकी, पुरापाषाण काल की, उससे बहुत बाद दोस्त ये वाला काल का स्टार्ट हुआ था। अगर ये तो दोस्तों अर्थव्यवस्था की बात हुई, कृषि और पशुपालन की। अगर मैं समाज की बात करूँ तो दोस्त समाज में वैदिक पीरियड है, चारों वेदों के द्वारा दोस्तों यहाँ पे जो भी धर्म में क्या होगा, लोग जो नियम मानेंगे वो चारों वेद डिसाइड करते हैं, यानी ऋग्वेद के द्वारा शासन चलता था यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात दोस्त यहाँ पे ये है कि नियम तो ये ठीक है, ऋग्वेद वगैरह यहाँ पे मान रहे हैं लोग, लेकिन यहाँ पे दोस्त ब्राह्मण का दबदबा होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन याद रहे दोस्त, वैदिक काल कोई एक धर्म का काल नहीं है मेरा दोस्त, मैं आपको सब क्लियर कर दूं
क्या बोलोगे कि वैदिक काल जहाँ पे हिंदू धर्म का काल है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। वैदिक काल वो काल है जहाँ पे मानवता का काल है, मनुष्य मनुष्य से प्यार करता है, मनुष्य मनुष्य को मानता है, एक इंसानियत का पीरियड है। यहाँ पे दोस्त कभी भी धर्म के मामले में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ करता था जैसा कि आज हम देखते हैं। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें, तो समाज जो यहाँ पे था, वैदिक काल वो काल हुआ जहाँ पे इंसान, हाँ मैं मानता हूँ दोस्तों हिंदू धर्म था, यहाँ पे बोलबाला था बहुत तेजी से था, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है दोस्तों मानवता की, ह्यूमैनिटी की, जो कि बहुत ज़्यादा था यहाँ पे। और दोस्तों इसी मानवता, इसी ह्यूमैनिटी के कारण लोगों में प्यार भाव का बंधा हुआ था और दोस्त लोग प्यार भाव से यहाँ पे रहा करते थे। लेकिन सारे नियम ऋग्वेद या चारों वेदों के बेस पे ही चला करते थे। दोस्तों हमारी इकोनॉमी ये है और समाज नियम और ब्राह्मण पे चलती थी, किसके द्वारा? इन चारों वेदों के द्वारा। ठीक है दोस्त, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो मैं हर क्वेश्चन को मैं आपको एनालाइज करके बता देता हूँ, सिर्फ कंसेप्ट ये समझ लो आप कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। इन सभी क्वेश्चंस की जो नोट्स हैं, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने पीडीएफ दिया है, वो डाउनलोड कर लेना। अगर आप चाहते हो दोस्तों इस पूरे टॉपिक का नोट्स लेना, दोस्त मेरे वेबसाइट से आप वो भी ले सकते हो। पेड नोट्स और फ्री नोट्स दोस्तों दोनों अवेलेबल हैं, जो आपको अच्छा लगे दोस्त वो आप ले सकते हो। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और कहा गया था कि राजनीति के भी बारे में बताना भाई, पॉलिटिकल के बारे में। तो इस समय दोस्त किंगशिप था, राजा था। राजा मतलब दोस्त यहाँ पे आर्यों का शासन था। तो हम ये कहेंगे कि राजनीति के अंदर आर्यों का शासन था। आर्य दोस्त व्यापार के द्वारा और प्रशासन को चलाया करते थे, यानी कि दोस्त पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो था दोस्त वो किंगशिप पे आधारित था। किस पे? राजा का राज हुआ करता था। ये वैदिक काल का समय बता रहा हूँ मैं। तो दोस्त राजनीति में आर्यों का शासन बताओगे आपकी, पहले किसका शासन हुआ करता था? आर्यंस का, आर्यों का शासन। तो दोस्तों यहाँ पे सोशल की बात करी हमने, इकोनॉमी की बात करी हमने एंड पॉलिटिकल की बात करी हमने। ठीक है दोस्त, इतना बताने के बाद अब कंसेप्ट क्लियर कर देना। अब याद रहे दोस्तों हर क्वेश्चन के अंदर आपको एक आलोचना या एवोल्यूशन देना है। एवोल्यूशन के बाद दोस्तों आपको एक कंक्लूजन, लास्ट में निष्कर्ष देना ना भूलें। तो इंट्रोडक्शन, फिर पैराग्राफ के अंदर थोड़ा दोस्तों शॉर्ट पैराग्राफ उसको आंसर में दे, देन लास्ट में मूल्यांकन, उसके बाद आपको एक निष्कर्ष देना है। तो दोस्त ये 4 पॉइंट आपको कवर चाहिए, मूल्यांकन और आलोचना में से कोई एक शामिल करना। ठीक है दोस्त, और इसके बाद आपको कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष देना है। तो ये होगा दोस्त ये वाला क्वेश्चन। चलिए बात है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बौद्ध व जैन धर्म की मुख्य शिक्षाएं क्या थी, इसके बारे में बताएं। यानी कि दोस्तों व्हाट आर द मेन टीचिंग्स ऑफ द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म डिस्कस करना है हमें। चलिए दोस्त इस क्वेश्चन के हम आंसर्स को देखते हैं। पहले तो आप इसका इंट्रोडक्शन बताओगे क्या? पहले बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। दोस्त अगर मैं बात करूँ पहले बौद्ध धर्म के बारे में, तो दोस्त महात्मा बुद्ध पहले क्या दोस्तों उनको सिद्धार्थ नाम से जाना जाता था। और दोस्त ये वो थे जिनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व के अंदर नेपाल के कपिलवस्तु के निकट यानी कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान पर बौद्ध धर्म में किनका? दोस्तों महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। अगर दोस्तों मैं जैनिज्म की बात करूँ, जैन धर्म के अंदर तो सबसे पहले जो उसके तीर्थंकर, टोटल जानते हैं 24 तीर्थंकर हुए। सबसे पहले ऋषभनाथ हो गए, दूसरे पार्श्वनाथ हो गए एंड दोस्तों जो 24वें वो मेन है आपके, कौन है वो? महावीर स्वामी हो गए। दोस्तों ये महावीर स्वामी है जो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं ये बौद्ध धर्म के अंदर, जिन्होंने एक ऊंचाई पर लेके गए जैन धर्म को। इनकी शिक्षाओं को भी बहुत ज़्यादा इम्पसाइज यानी दोस्तों महत्व दिया जाता है। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले महावीर स्वामी की, तो इनका जन्म दोस्तों 599 से पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। अब इससे हिसाब से हम ये कह सकते हैं इनका जन्म दोस्तों वैशाली में हुआ, इनका जन्म नेपाल में हुआ है। लेकिन दोनों ही शिक्षाओं ने अपने दोस्तों भारत विश्व के तमाम देशों में फैलाया है। अब बात करते हैं कि मेरे में शिक्षाएं क्या है। चलिए दोस्त सबसे पहले बात करते हैं हम बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म के दोस्त सबसे पहले बात हम करेंगे तो यहाँ पे त्रिपिटक की बात जरूर करेंगे हम। त्रिपिटक मतलब 3 पिटारे। 3 पिटारे मतलब सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये वो पिटक है मान लो ग्रंथ टाइप में, जिसमें मेरे दोस्तों महात्मा बुद्ध जी की शिक्षाएं हैं। उनके मठों में जो नियम हुआ करते थे वो नियम है एंड वो कौन सी टीचिंग्स हैं, यानी कि दोस्त हम कह सकते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के टोटल कुछ ये तीनों सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड दोस्तों अभिधम्म पिटक इनमें बताए गए हैं। दोस्तों त्रिपिटक है मेन शिक्षा के साधन किसके? बौद्ध धर्म के। अगर दोस्तों बात करें हम जैन धर्म में तो इसमें भी है वो है त्रिरत्न। इसमें क्या है? त्रिरत्न, 3 रत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। पहले इस पे बात करते हैं फिर इस पे आएंगे हम। त्रिपिटक में क्या कहा गया?
देखो मैं बता दी शिक्षाएं क्या है टोटल हमारा, है ना। इसके बारे में जरूर बताना। जो 3 मैंने बताया, शुद्ध पिटक, भिन्न पिटक एंड अभिधम पिटक, 3 लिखने के बाद आपको बताना है ये। सबसे पहले दोस्त इनकी जो सबसे मेन शिक्षाएं हैं वो क्या है, ये मानते हैं कि दुनिया में जो भी कुछ है वो पता संग भंगुर है। छंग भंगुर मतलब सब चेंजेबल है, चेंज होता रहता है। ये बोलते हैं कि इंसान दुख में है, दुख का कारण इच्छा है। जिस इंसान ने इस इच्छा को ख़त्म कर दिया वो इंसान विजय हो जाएगा। आया तो समझ में? यानी कि ये इच्छा पे कंट्रोल पाने की बात करते हैं। और दोस्तों हमारी इच्छाएं ऐसे होती है जो एक पूरा होते ही एक और बढ़ते जाती है। तो दोस्तों ये दुख का कारण मानते हैं इस इच्छा को। और जिसने दोस्त विजय प्राप्त कर लिया उसके बाद उसको अष्टांगिक मार्ग अपनाना पड़ेगा। अब दोस्तों ये अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग का मतलब टोटल 8 मार्ग, सत्य बोलना, चोरी ना करना, चिकारी ना करना, पाप ना करना, हत्या ना करना, दोस्त ये सारी कुछ बातें टोटल 8, धर्म का पालन करना, ये सारी इसमें 8 बातें आ जाती है। अगर मैं त्रिरत्न पे जाऊँ, सम्यक दर्शन, हमारे दर्शन बिल्कुल ठीक होने चाहिए, जो देख रहे हो ठीक से देखो। इसने 3 बातें बताई कि सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म, है ना। यानी कि हमारे दोस्तों सम्यक मतलब होता है बिल्कुल ठीक, बिल्कुल पवित्र। हमारे दोस्तों विश्वास जिसमें हो वो बिल्कुल ठीक से हो। सम्यक ज्ञान, नॉलेज दोस्तों हमेशा ठीक होना चाहिए। अगर आप ज्ञान ले रहे हो वो अगर ठीक नहीं है तो दोस्त भाई वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हानिकारक है। एंड दोस्त हमेशा सम्यक कर्म पे बल देना चाहिए। दोस्त इनकी ये तो होगी मेन बात। एंड दोस्त इनके कुछ और भी सिद्धांत है, जैसे कि इन्होंने बड़ों के प्रधान यानी कि बड़ों के सम्मान की बात करी है। इनके मेन में कुछ शिक्षाएं वो क्या क्या है। सबसे पहले दोस्त इन्होंने बड़े की सम्मान की बात करी है। इन्होंने दोस्तों भगवान के अस्तित्व को नकार दिया, यानी कि दोस्त ये भगवान के जो अस्तित्व है ये उसको नहीं मानते, ये बोलते हैं कि ईश्वर निराकार है। एंड दोस्त कर्मों की प्रधानता की बात करते हैं, कर्म पे बल देते हैं। समाज में दोस्तों सब में इक्वलिटी है उसकी बात करते हैं। एंड संपूर्ण समाज में अपने सिद्धांत को फैलाने की बात करते हैं। यहाँ दोस्तों अहिंसा की बात, सत्य की बात कहीं ना कहीं सब जगह ये कर ही रहे हैं। एंड दोस्त और भी इनकी मेन बात आपको बताओ यहाँ पे, तो जैन धर्म में अहिंसा की बात यानी कि किसी प्राणी को नहीं मानना, सत्य की बात सच बोलना, मैं दोस्त यहाँ पे है ऐसे मतलब इसका चोरी ना करना, त्याग करना यानी कि संपत्ति इकट्ठा ना करना, एंड ब्रह्मचर्य यानी कि सदाचारी जीवन बताना। दोस्तों आपको जानकर आचार्य होगा ये पांचों की पांचों शिक्षाएं किसमें, बौद्ध धर्म में भी है। तो दोस्तों आप बौद्ध धर्म में भी ये लिख सकते हो। लेकिन बस एक बात यहाँ पे याद रखिए, बौद्ध धर्म के अंदर पहले ये जो 3 पिटक है, चलिए आपको इसके बारे में समझाता हूँ मैं। दोस्त विनय पिटक, विनय पिटक क्या है, इसमें महात्मा बुद्ध जी के जो नियम है उसके बारे में बताया गया है कि जो संघ जो होगा, जो मठ में वो जो लोग बैठेंगे वो कौन कौन से नियम अपनाएंगे, जैसे किन कौन को मठ में शामिल किया जाएगा। एंड दोस्त नेक्स्ट है आपका शुद्ध पिटक, इसमें बुद्ध के आदर्शों के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से उनके जीवन में क्या क्या लक्ष्य हैं लोगों का। दोस्त जैसे कि चोरी चिकारी ना करना, ये सारी बातें हो जाती है, सादा जीवन बिताना, ये सारी बातें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अभिधम पिटक, बौद्ध धर्म के दर्शन और सत्य को कैसा खोजा जाए। दोस्त ये टोटल बात अभिधम पिटक में कहा गया है। तो दोस्त ये सारी बात आप देख सकते हो और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। दोस्त याद रहे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म बहुत बड़ा पार्ट है, शिक्षाएं सिमिलर है दोनों में। बस एक बात है दोस्त, ये निराकार ईश्वर को मानते हैं, ये दोस्त मूर्ति पूजक भी है ना। क्योंकि आगे चल के दोस्त मैं बात बताऊँ, बौद्ध धर्म में जब महात्मा बुद्ध जी की डेथ हुई तो 2 भाग में बट गया था ये, हीनयान महायान। महायान वो जो महात्मा बुद्ध जी की मूर्ति को पूजा करते हैं, हीनयान वो जो इनको एक पवित्र आत्मा मानते हैं। एंड दोस्त हरिवर स्वामी जी की डेथ हुई तो जैन धर्म भी 2 भाग में बट गया, द्विगाम्बर और श्वेतांबर, द्विगाम्बर और श्वेतांबर। आए तो समझ में? तो आप ये मेन कंसेप्ट याद रखना, बस टीचर समझ जाएगा, बड़ा बच्चा बड़ा अच्छा है, पढ़ कर आया लगता है और अच्छे मार्क्स से पास। दोस्त ये थोड़ा मेन कंसेप्ट है जो मैं आपको माइंड में डाल रहा हूँ, बाकी चीज़ तो आप बना के ले सकते हो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। चलिए दोस्त आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन भाई कि ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपदों के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी कि दोस्त अकाउंट फॉर द राइज ऑफ 16th महाजनपद इन द 6th century BCE, यानी दोस्तों बिफोर क्राइस्ट एरा में। अब दोस्त यहाँ पे आपको ये समझना है कि इसके अंदर महाजनपद का जो राइज हुआ था, उदय हुआ था, वो क्यों हुआ था। तो देखो उस समय क्या था ना कि दोस्त राजा जो थे, देखो महान राजा भारत में हुआ है। जैसे पाणिनि की बात करते हैं, पाणिनि ने उस समय बताया था कि 22 महाजनपद है भारत के अंदर, लेकिन उसमें से 3 मगध, वत्स और कौन सा, कौशल। दोस्त इन तीनों को मेन बताया, लेकिन इसके बाद भी इसमें 16 ही महाजनपदों के बारे में हम पढ़ते हैं जो सबसे मेन है।
इनका उदय क्यों हुआ? जैसे देखो महापद्म नंद हो गया, है ना, एंड दोस्त आपके अजातशत्रु हो गए, ये कुछ ऐसे महान शासक रहे भारत के अंदर। इसके बाद दोस्त आपके आते हैं कौन? भारत का प्रथम साम्राज्य मौर्य साम्राज्य, जिसने क्या किया, भारत में शासन ठीक तरीके से कर पाए, शासन सरल रूप से बहुत आसानी से कर पाए, अच्छे से दोस्तों सब जगह ध्यान रखा जा सके, इसलिए पूरे भारत को टुकड़ों में बांट दिया। इसी को दोस्त जो टुकड़े में बांटा गया वो टोटल कितने थे? मेन 16 थे। इसी को 16 महाजनपद कहा गया। दोस्तों ये छोटे नहीं थे, ये काफ़ी बड़ा हुआ करते थे, इसलिए इनको महाजनपद, महा मतलब बड़ा, जन मतलब लोग, पद मतलब बसना, तो ऐसे जगह जो बहुत बड़ा है और जहाँ पे लोग बसा करते थे जिनको महाजनपद कहा जाता था। इनके उदय का मेन कारण ये था ताकि मेरे दोस्तों राजा सभी जगह शासन अच्छे से कर ले और कोई भी अटैक ना करे, क्योंकि तो छोटे रूप में बटेगा तो शासन अच्छे से हो पाएगा, हर जगह पे एक ना एक अपॉइंट कर दिया जाएगा किसी भी एक शासक को। और दोस्त यही हुआ और मौर्य साम्राज्य में मगध साम्राज्य बहुत महत्वपूर्ण शक्तिशाली बन पाया। दोस्तों विशाल सेना इनकी होना, भूमि इस तरीके से होना जहाँ पे अच्छे से दोस्त एग्रीकल्चर, कृषि बहुत तेज़ी से होती थी, लोहे के खदान, आपके दोस्तों कोयले के खदान है, और झारखंड हो गया दोस्तों आपका राजगाह जिसको राजगीर कहते हैं, पाटलिपुत्र दोस्त, पंचाल, गंधार, विंध्याचल, सोम, ये सब नदियों ने क्या किया, वहाँ की भूमि को उपजाऊ बना दिया। और दोस्त ये सबसे बड़ा इसका फायदा मगध को मिला। इसी कारण से पूरे ही 16 महाजनपद में बांट दिया गया अलग अलग क्षेत्रों को, ताकि शासन को ठीक से चलाया जा सके, कोई भारत पर अटैक ना करे, हम उस समय एक्टिव हो जाए। तो इसका मेन कारण था उदय का। लेकिन अब बात करते हैं 16 महाजनपद में कौन कौन आते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूँ मेन की, तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ आपको कि 6ठी शताब्दी से पूर्व में आपको मैंने बता दिया है कि ये सबसे मेन आपके रहे हैं। ये इनके बारे में 16 महाजनपद के बारे में हमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनसे हमें इसके जो आरंभिक इनके ग्रंथ हैं उनसे हमें इसके बारे में पता चलता है, तो इसके बारे में आप परिचय में जरूर बताएं। एंड अब इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले अवंती। दोस्तों आधुनिक मालवा का एक प्रदेश है जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, वो है आपका अवंती। नेक्स्ट दोस्त आपका अस्मक या इसको अस्सक भी कहते हैं दोस्त। ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है जो नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच में कहाँ है दोस्त स्थित है, ठीक है। इसकी राजधानी दोस्तों पाटन थी। अंग हो गया वर्तमान में बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले में थी ये दोस्त, जिसकी राजधानी चंपा थी। कम्बोज होगी दोस्तों, ये पाकिस्तान के हजारा जिला है, वहाँ पे ये स्थित है। एंड काशी, इसकी राजधानी दोस्तों वाराणसी थी। वर्तमान की जो वाराणसी है उसके आसपास का बहुत बड़ा इलाका काशी क्षेत्र माना जाता था। नेक्स्ट दोस्तों आपका कुरु, आधुनिक हरियाणा तथा दिल्ली का यमुना नदी का जो पश्चिमी वाला जो जितना भी भाग है वो सारा भाग दोस्तों कुरु का हुआ करता था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। एंड कौशल है, कौशल मतलब दोस्त यहाँ पे उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिला है जहाँ पे इसके मेन एरियाज आते थे, जिसकी राजधानी दोस्तों श्रावस्ती थी। एंड गांधार हो गया दोस्त, ये पाकिस्तान का एक पश्चिमी भाग है जो कि दोस्तों अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र में आता है ये। इसमें दोस्त इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो पूरा दक्षिण का पार्ट इसमें कवर हुआ करता था, उसकी ये राजधानी थी, ठीक है दोस्त, जैसे कंधार। एंड दोस्त ये तो हो गया आपके मेन जो मैंने आपको इसमें बता दिया ताकि आप इसको लर्न कर सको। और बस 16 याद नहीं करने दोस्त, लेकिन आपको 4-5 तो कम से कम मेन में याद होना चाहिए। जैसे मेरे दोस्त आपका मगध हो गया, मगध की 2 राजधानी है, पाटलिपुत्र एंड राजगाह, जिसको राजगीर कहते हैं हम आज, पाटलिपुत्र को आज हम पटना कहते हैं। दोस्त ये पूरा महाजनपद पूरे भारत का विशाल महाजनपद बन पाया और इसी कारण से पूरे भारत पर दोस्तों सिकंदर तक भाग गया डर के चंद्रगुप्त मौर्य के सामने से। और जो चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य बनाने में दोस्त सबसे बड़ा हाथ था कौटिल्य का। और ये थोड़ी बहुत जानकारी हमें मैगजीन्स की पुस्तक इंडिका से भी मिलती है। और दोस्तों इंडिका के बारे में बता देना ताकि बहुत जानकारी मिलती है इस समय, और उस समय के दोस्त जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ उनसे हमें इसके बारे में पता चलता है। दोस्त ये हो गया। इसके बाद बाकी दोस्त मैंने नोट दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ से आप रीड भी कर सकते हो। तो मेन में जो कंसेप्ट है हमारा क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपका आता है शॉर्ट नोट्स। पता है एग्जाम में शॉर्ट नोट्स आता है, टिप्पणी लिखो ऐसे लिखने के लिए, तो वो 4 होते हैं टोटल, उसमें से आपको सिर्फ 2 करने होते हैं। तो लेकिन दोस्त मैं आपको चारों ही बता देता हूँ, देख सकते हो आपने स्क्रीन के ऊपर।
दोस्तों क्वेश्चन का क्या रहा है कि साहित्य स्रोतों के बारे में बताओ। दोस्त पहले ही सबसे पहले क्वेश्चन में हमने समझ लिया इसके बारे में। तो पुरातात्विक स्रोत, साहित्य स्रोत है, विदेशी यात्रा के विवरण। तो साहित्य स्रोत वाला जो पॉइंट है दोस्त, इसमें आपके रामायण हो गया, महाभारत हो गए, एंड दोस्त जितने भी आपके जो ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ हो गए, ये सारे पॉइंट इसके अंदर आपको बताना है। जो कि दोस्त हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा, जो मैंने डायग्राम बताया था, उसके अंदर दोस्त ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका ताम्रपाषाणिक संस्कृति। दोस्तों ताम्रपाषाणिक संस्कृति क्या है? जहाँ पे सबसे पहले तांबा का यूज किया गया था। और दोस्तों याद रहे कि भारत के अंदर इंसानों ने जो सबसे पहला धातु यूज किया था वो तांबा ही तो था, जो कि रांगा, किसको दोस्तों, जो रांगा और टीन को मिला के बनता था। रांगा और टीन को मिला के बनता है दोस्तों तांबा, और तांबा से ही सारा सबसे पहले यूज किया गया था भारत के अंदर। इसी को ताम्रपाषाणिक काल कहा जाता है। और इस काल के अंदर बहुत तेज़ी से विकास हुआ था तांबा का, क्योंकि दोस्त आयात निर्यात में भारत का डिमांड बढ़ा और हमने दोस्तों तांबा का एक्सपोर्ट करना और कंट्री में स्टार्ट किया। तो हम कह सकते हैं कि ताम्रपाषाण संस्कृति दोस्तों भारत के लिए मेन रहा। थोड़ी मैं दोस्तों बात बताता हूँ इसके बारे में आपको मैं। सबसे पहले कि पाषाण यानी कि क्या होता है आपका, जो कि तांबा किससे बनता है? टीन और कांसा से, है ना। थोड़ा बहुत इसके अंदर पार्ट लोहा का भी आता है। एंड अब बात करते हैं, सबसे पहला जो मानव द्वारा यूज किया गया था वो धातु तांबा था। अब ये देखो, ताम्रपाषाण संस्कृति को ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय ही सबसे पहले तांबा की खोज की गई थी, जिसका समय 5000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ताम्रपाषाण काल के लोग प्रमुख रूप से गांव से बिलोंग किया करते थे, यानी कि विलेज से बिलोंग किया करते थे। और इस तरह की संस्कृति को जो 3 प्रकार में बांटा जाता है। हड़प्पा पूर्व यानी कि हड़प्पा की पहले की, हड़प्पा की समय की, एंड दोस्तों हड़प्पा की बाद की। तो 3 रूप में इसको बांट दिया जाता है दोस्तों। इस तरीके से इसकी मेन बात है ये। बाकी दोस्त ये जो नोट्स आपको दिखा रहा हूँ मैं, इसकी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ से आप इसको देख भी सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है भाई आपका महापाषाण काल। महापाषाण काल जब बड़े बड़े पत्थरों का यूज किया जाता था, और दोस्त जिसको मैगलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मैगलिस। मैगलिस का मतलब क्या होता है दोस्त? पता क्या होता था पहले? जब कोई भी इंसान जब मर जाया करता था तो उसकी डेड बॉडी को रखकर चारों तरफ से बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे दोस्तों, उसको मैगलिस कहते थे। तो महापाषाण युग के अंदर बड़े बड़े पत्थरों को दोस्तों शमशान घाट के अंदर लोगों को दबा के उसको रखने का भी यूज़ किया जाता था, औजार में भी यूज आता था। और दोस्तों ये एक ऐसा स्टोन एरा है जहाँ पे पत्थरों का यूज बढ़ा तो सही, लेकिन आग का भी खोज हो गया था, लोगों में बुद्धि का विकास भी हो गया था, पहिए का खोज हो गया था। कहीं ना कहीं इंसान अब एग्रीकल्चर की ओर बढ़ता जा रहा था, पशुपालन करने में बहुत तेज़ी आ गई थी। दोस्त ये आपका ये वाला काल है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका वैदिक धर्म का। वैदिक धर्म दोस्त मैंने आपको बता दिया कि वैदिक धर्म वो काल है जहाँ पे वेदों के अनुसार लोग चलते थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन मैंने आपको बताया कि इस समय प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि इसके अंदर एक धर्म के लोग नहीं हैं, सिर्फ हिंदू धर्म के लोग मत जोड़ना। यहाँ पे आर्य लोग निवास करते हैं जो कि भारतीय तो हैं, हम मानते हैं उनको भारतीय हैं, कुछ लोग मानते हैं कि वो मध्य एशियन के हैं, लेकिन सेंट्रल एशियन में। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें, मैंने आपको दूसरे स्टार्ट में बताया कि इस समय लोग मानवता को इम्पोर्टेंट देते हैं। किसको? मानवता को। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, प्राकृतिक ही सबसे बड़ा धर्म है, इंसान की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। और दोस्तों इस तरीके के साथ ये इंसान की सेवा सबसे बड़ी धर्म है। इससे एक बात याद आया दोस्त, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, आप सब मुझे दोस्तों कहीं टीचर बोलो, सर बोलो, मैं आप सबका दोस्त और फ्रेंड हूँ। क्योंकि मानवता की सेवा जो है ना, वैदिक धर्म की बातों को फिर से दोहराना चाहता हूँ, इंसान की सेवा कर एक इंसानियत पाना चाहता हूँ। और दोस्त मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अब तक जो मैं पढ़ा रहा था दोस्त, मैंने अपने शब्दों में एक नोट्स लिखा है जिसको आप ले सकते हो। ये है वो मेरे नोट्स जिसको दोस्त आप पढ़कर अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो। और दोस्त जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन बताया कि इसके सिवा कुछ भी नहीं पढ़ना, आपको याद रहे। इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है तो दोस्त मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। पहले इन क्वेश्चन को पढ़ना, देन उसके बाद अगर आपके लगता है कुछ एक्स्ट्रा मैं कर सकता हूँ फिर कर लेना, लेकिन पहले इन क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना। और जो लास्ट में इतने कहूँगा कि यार देखो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ लोगों को कुछ अलग तरीका दूँ ताकि डायरेक्ट ही यहाँ पहुँचे और बंदे कुछ लाइफ में कुछ बड़ा कर सकें। एक बात दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि बदले में कुछ आपसे चाहिए नहीं है, बस एक चीज़ चाहिए जो मेरे लिए मोटिवेशन काम है। मुझे लगा कि नहीं यार इतने देर से पढ़ा रहा हूँ तो बच्चों को लगेगी तो यार कुछ लग भी रहा है, ठीक नहीं लग रहा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें यार। एक बार इस रेड बटन को दबाए कि प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब करें वरना भूल जाओगे। कर लिया सब्सक्राइब, अब इस वीडियो को लाइक कर दें। पता है ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दोस्त हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना धन दौलत चाहिए, ना शोहरत चाहिए, बस एक चीज़ चाहिए, आप सबका प्यार चाहिए, जो कि दोस्त सब्सक्राइब और लाइक कर दोगे ना,
मुझे पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन एक चीज़ होगा कि यार मुझे ये पता चला कि मेरे कंटेंट लोगों को पसंद आ रहे हैं और मेरा उत्साह बढ़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा जो आप कहोगे। चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहूँगा दोस्त कैसे लगेगा आपको वीडियो, नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर देना। चलिए दोस्त, जय हिंद, जय भारत।